हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 21 अक्टूबर 2024 को हम सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है एक साथ हम कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, तो वहां पर जाकर चेकआउट करिएगा। सारे वीडियोस व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। और गाइज अब आपके सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हमने विथ प्रूफ टेलीग्राम पर भी इसका प्रूफ डाला है। जो बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ज्यादा अब देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अब तक हमने जो आपको 650 क्वेश्चंस की एक वीडियो दी थी, जिसमें हमने 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक के क्वेश्चंस कवर किए थे, वहां से फर्स्ट शिफ्ट में ही सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से करके जाएं, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये जो डिटेल्ड वीडियो लाते हैं इसीलिए लाते हैं ताकि आपके साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है कवर हो पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा करें, क्योंकि ये जो डिटेल्ड है हम इतनी मेहनत करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप सभी के फायदे के लिए ही ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और यहाँ पर हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है मिल चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ भी मिल जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप अच्छे से रिविजन भी कर पाएं और अच्छे फॉर्मेट में क्वालिटी के साथ में, जैसा कि आप सभी को बताइए हम क्वालिटी के साथ भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है जीके, जीएस और करंट अफेयर के, इनको कवर करेंगे। उसके बाद में हम थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों शिफ्ट के ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड शिफ्ट का, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो ये तो आप सभी को पता है, ये पंजाब का है। बट जो डिटेल है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, गिद्दा की अगर अपन बात करें तो ये एक महिला लोक नृत्य है, और जो महिलाओं के द्वारा घेरे में ताली बजाते हुए और पारंपरिक गीत गाते हुए किया जाता है। यह जीवन के आनंद और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? गिद्दा, जो कि पंजाब का है। इसके अलावा भांगड़ा, ये भी पंजाब का है। ये पुरुष लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है कि महिला प्रधान नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? अब ये जो भांगड़ा जो नृत्य है ये पुरुष लोक नृत्य है। ढोल की थाप के साथ ये किया जाता है। इसकी विशेषता ऊर्जावान चाल और छलांगे। ये फसल के मौसम का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसे पंजाबी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है भांगड़ा को। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों और अवसरों के दौरान ये बेसिकली किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया। गुजरात का गरबा और डांडिया ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा झारखंड जो है यहाँ का छऊ और कर्मा, और बिहार का झूमर और विदेशिया ये लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। गाइस, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। कामयाबी एक्सप्रेस सेल जो है स्पेशली आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है, और इसकी जो है हेल्प से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है RSD। ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं गाइस, तो जो आपको पास प्रो है ईयरली में, ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर 608 रुपये प्राइस लिखा रही है। इससे भी कम प्राइस में आप ये कूपन कोड डायल कर अप्लाई करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। तो आप ये कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे RSD, ये पास प्रो जो है 1 ईयरली पास प्रो है ये आपका, और ऑल एग्ज़ाम इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे अनलिमिटेड टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी एग्ज़ाम को और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से जाकर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। काफ़ी कम प्राइस, अब तक की सबसे कम प्राइस ऐसे मान सकते हैं पास प्रो की। तो ईयरली का सबसे कम प्राइस में आपको पड़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, राजा और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर है ये। कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य जो रूप है इसके प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके नाम कुचिपुड़ी नृत्य का पर्याय है।
और इसे दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए पूरी तरह से ही जिम्मेदार माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जो पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया है। कुचिपुड़ी की अगर स्पेसिफिक चीजें बताएं तो कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश जो है यहाँ का एक लोक नृत्य है, माफ कीजिएगा शास्त्रीय नृत्य है। ये कृष्णा जिले का एक गांव है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। ये कुचिपुड़ी गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। तो कुचिपुड़ी में अलग अलग पैर की गतिविधियां शामिल होती हैं और आमतौर पर यह समूह का प्रदर्शन होता है। कुचिपुड़ी का जो केंद्र है भागवत पुराण है। कुचिपुड़ी के नर्तकों को भगवत देखिए भगवत लस के नाम से जाना जाने लगा है। तो आपको ये पॉइंट, आपको ये जो वर्ड है ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं ये यहीं से आपके निकल कर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? नेशनल सर्विसेज देखिए नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल जो शुरू किया गया, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 20 जुलाई 2015 को नेशनल करियर सर्विस का शुभारंभ किया, जो एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। रोजगार महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस परियोजना को लागू कर रहे हैं। तो NCS भारत के नागरिकों को करियर से संबंधित और रोजगार सेवाओं के संबंध में वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन, नौकरी आवेदकों और नियोक्ताओं और प्रशिक्षण और कैरियर परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच फासले को कम करने का कार्य करता है। और लोगों तक पहुंचने के लिए इसके 3 आवश्यक स्तंभ है। NCS पोर्टल अर्थात एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ICT आधारित पोर्टल, देश भर के मॉडल करियर केंद्रों की स्थापना और रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से सभी राज्यों के साथ परस्पर जुड़ाव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो ये करेक्ट आंसर 31 अक्टूबर हो जाएगा आपका। एकता दिवस आप सभी को बताइए, ये क्वेश्चन कई मल्टीपल बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय एकता जो दिवस है हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन है इसमें और 560 रियासतों से भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। तो भारत सरकार ने साल 2014 में राष्ट्रीय एकता जो दिवस है मनाने का ऐलान किया था। तो आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी जो थी इसका वास्तविक नाम, जैसे कि इसका नाम नूरजहां था जहांगीर की पत्नी का, तो नूरजहां का जो है वास्तविक नाम आपसे पूछा है कि क्या था? तो मेहरुन्निसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा इसका नाम था जहांगीर की पत्नी का। नूरजहां के नाम से भी इसको जाना जाता था। जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था और उन्होंने 1627 में अपनी मृत्यु तक 1605 से शासन किया, 22 वर्षों तक। श्रीनगर में लोकप्रिय शालीमार जो बाग है ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय की बात है जब भगवान देखिए ये उस समय की बात है जब भारत में चित्रों की संस्कृति पनपी थी। जहांगीर की कश्मीर में मृत्यु हो गई थी। तो आपको थोड़ी सी डिटेल बेसिक याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन में स्टार्च की जो उपस्थिति है इसका परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आयोडीन विलयन होता है। आयोडीन इसका यूज होता है भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए। तो आयोडीन विलयन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्टार्च के लिए रासायनिक परीक्षण में आयोडीन विलयन को मिश्रित किया जाता है और उसका रंग नीले या काले रंग में परिवर्तित होता है, जिससे स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात होती है। तो आयोडीन जो कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक द्रव्य है, जिसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति द्वारा स्टार्च की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और स्टार्च पौधों की हरी पत्तियों होता है। ये पौधों को आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। मकई, गेहूं, चावल, आलू आदि जैसे जो खाद्य पदार्थ है इनमें स्टार्च होता है और मनुष्यों में स्टार्च शर्करा के अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। उद्देश्य प्रस्ताव से पहले भी क्वेश्चन आपका बन चुका है 1-2 बार, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये जो प्रस्ताव है संविधान बनाने वाले लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता था और इसने संविधान के मूल सिद्धांतों और दर्शनों को निर्धारित किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया था और इसका संशोधित संस्करण जो है वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है बराकर नदी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र है यहाँ से उत्पन्न होती है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है ये। इसे वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी प्रमुख अगर सहायक नदियों की बात करें तो प्रमुख बाएं तट की जो नदियां हैं इसमें पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी है। और दाहिने तट की नदियों की बात करें तो प्रवर, मंजीरा और मनियर है। और प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका, याद रखना है प्राणहिता के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा मेडल जो है किस राज्य ने जीते? तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 37वें राष्ट्रीय खेल में। याद रखना है आपको, महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज्यादा इसमें अवार्ड जीते हैं या पुरस्कार जीते हैं। देखिए 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक ये आयोजित किया गया गोवा में। ये आयोजित किया गया 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया, कहाँ पर आयोजित किए गए? गोवा में। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। तो महाराष्ट्र जो है इसने इसमें 80 गोल्ड जीते हैं, है ना। तो 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत जीते हैं और 79 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र जो है इसमें ऑल ओवरऑल फर्स्ट पर आया है, फर्स्ट नंबर पर, नंबर 1 पर। कितने पदक के साथ में? तो 228 पदकों के साथ में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र इसमें रहा है। जबकि सर्विसेज जो है ये 66 गोल्ड, इसके अलावा 27 रजत और 33 कांस्य सहित 126 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर है। वहीं हरियाणा जो है ये 62 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 75 कांस्य सहित 192 पदकों के साथ में जो है तीसरे स्थान पर आया है। तो याद रखिएगा ये 126। और आपका देखिए यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मिसिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है इसमें, इसको मैं एक बार देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा वाला आ रहा है 126 और ये आ रहा है आपका कितने पर? 129 पर। इसको मैं एक बार देख लूंगा, इसको थोड़ा सा आप जो है स्किप कर दीजिए। चलिए महाराष्ट्र ने नेशनल गेम्स 2023 मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी जीती। तो ये तो क्लियर है आपका महाराष्ट्र वाला, इसको पॉइंट को नोट डाउन करिएगा जिसके बारे में क्वेश्चन बना है आपका। और आपको बताइए इससे एक दिन और क्वेश्चन बन चुका है भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से, कि भालेंद्र सिंह जो ट्रॉफी है किसे दी जाती है? तो जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है ना नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय जो गेम्स होते हैं राष्ट्रीय खेल, इनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाता है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो यही क्वेश्चन आपसे बन चुका है गाइस, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये अवार्ड किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है नेशनल गेम्स 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है संजय खान की। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ शीर्षक वाली ये कविता जो है, किताब, ये संजय खान के जीवन के बारे में है, जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर है। तो किताब के आधिकारिक सारांश में लिखा है इस विशेष आत्मकथा में उन्होंने एक्शन, रोमांच, ड्रामा, त्रासदी और सबसे बढ़कर साहस से भरे जीवन का विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसके लेखक कौन है? सही जवाब अरविंद घोष हो जाएगा। देखिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 मुंबई के एक दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश में अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? के.जी. देशपांडे उनके कैम्ब्रिज दिनों के मित्र थे, जो मुंबई से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक प्रकाशन भारी थे और जिसे इंदु प्रकाश कहा जाता था। तो के.जी. देशपांडे ने श्री अरविंद से भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कुछ लिखने का अनुरोध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा टी.एच. विनायक राम किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सही जवाब घटम आपका रहेगा, घटम। टी.एच. विनायक राम एक भारतीय ताल वादक है और वे मिट्टी के बर्तन से कर्नाटक संगीत बजाते हैं। उन्हें घाटम के मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कुछ स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है इनकी, जैसे कि असद अली खान, तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। टी.एच. विनायक राम घटम से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खां इसराज और पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा से रिलेटेड है। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के। चलिए अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? और क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में ये बन सकता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है ना। दोनों फॉर्म एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है, पूछने का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी क्वेश्चन एक ही है आपका।
7 आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में उल्लेखित किया गया है या उल्लेख किया गया 7 वर्गों का। ये जो वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषण, कारीगर और शिकारी थे। तो ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ग थे और धार्मिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जो क्षत्रिय योद्धा थे और शासक थे। वैश्य व्यापारी और सौदागर थे, जबकि शूद्र जो है निम्न स्तर के माने जाते थे और छोटे मोटे काम करते थे। तो इस तरह से इनको 7 अलग अलग वर्गों में विभाजित या डिवाइड किया गया था, आपको स्पेशली याद रखना है। अगला है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका हो जाएगा। इसके अलावा दादर और नगर हवेली है, ये सेकंड नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या भी अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर करीबन 65% के समथिंग जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। यही बात करें दादर और नगर हवेली की, तो यहाँ पर 52 या 50 से 55 के बीच में परसेंट है ना, तो 50 से 55% के बीच में ग्रामीण जनसंख्या है। तो सबसे पहले नंबर पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, सेकंड नंबर पर आएगा दमन और द्वीप। तो आपको स्पेशली याद रखने हैं चीजों को। तो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्याएं हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है। ठीक, तो ये स्टेट की यहाँ पर बात की जा रही है। आपसे क्वेश्चन बनाए यूनियन टेरिटरीज का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा। स्टेट पूछी जाए तो ये उत्तर प्रदेश रहेगा, यूपी। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और सोल्सैड द्वीप भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के देश के साथ किया जाता है। तो ये 4 सदस्यों के साथ में किया जाता है, सदस्यों की 4 संख्या के साथ में ये होता है। देखिए आयोग ने हर 5 साल में एक प्रत्यक्ष, देखिए आयोग ने हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है। और इस गठन, देखिए इसका जो गठन है भारत की केंद्र सरकार व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया है। तो वित्त आयोग नियम जो है 1951 संवैधानिक निकाय के सदस्य होने के मापदंड निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट करेक्ट आंसर आएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये भारतीय घरेलू क्रिकेट के में लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। 50 ओवर का टूर्नामेंट है जो वार्षिक रूप से 3 टीमों के बीच में खेला जाता है। ये 3 राष्ट्रीय स्तर की टीमें इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी है। पहला संस्करण 1973-74 में हुआ था। ट्रॉफी का जो नाम है प्रो डी देवधर के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण या फिर अपन बोले तो यूट्रोफिकेशन खनिजों और पोषक तत्वों के साथ जल निकाय के तेजी से संवर्धन की विशेषता है ये यूट्रोफिकेशन। देखिए सुपोषण समय के साथ जल निकायों में सल्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों के संचय को संदर्भित करता है, जो शैवाल के विकास को उत्तेजित करता है। इन पोषक तत्वों का स्रोत औद्योगिक अवशिष्ट, जल, घरेलू अवशिष्ट या कृषि अवशिष्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक इंचियोंग दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। तो इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, ये क्वेश्चन में आपसे बना है। तो भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिया है ये निर्मला सीतारमन ने लिया है, भारत की वित्त मंत्री ने। आपको याद रखना है एशियाई विकास बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहयोग और निवेश विकास को लेकर चर्चाएं भी की। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। इस बैठक में विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों, आर्थिक विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया था। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहां पर है, वेयर इज द बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी का करेक्ट आंसर रहेगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा या फिर गढ़ द्वार का निर्माण 1575 में महान मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और लाल और बर्फ बलुआ पत्थर से बना है, सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जड़ना का द्वारा तैयार किया गया है।
बुलंद दरवाजा के केंद्रीय मुख पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापक सोच पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल ऋतुओं का समूह कौन सा है? तो खरीफ, रबी, जायद की फसलें, ये एक समूह है भारत में फसल ऋतुओं का। देखिए, खरीफ की फसल की अगर अपन बात करें तो ये जून से सितंबर के बीच में बोई और काटी जाती है। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होती है और इनमें चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास आता है। रबी की फसलों की अगर अपन बात करें, अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है, बीच में अक्टूबर से मार्च के बीच में ये होती है। और रबी की फसलें मुख्यतः सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, जौ, सरसों और मटर ये इसमें आते हैं रबी में। बात करें जायद की फसलें, जो कि मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं। जायद जो ऋतु है खरीफ और रबी के बीच का मौसम होता है। और तरबूज इसमें, ककड़ी, भिंडी, कद्दू, ये सारी सब्जियां इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पड़ोसी पौधों की कोशिकाओं। देखिए, पड़ोसी पौधों की कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति में अंतर्निहित नैनो संरचना कौन सी है? तो यह है प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडेस्माटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पड़ोसी पौधों की कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति में अंतर्निहित नैनो मुख्य संरचनाएं मुख्यतः प्लाज्मोडेस्माटा होती है और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नैनो संरचनाएं भी है जो कोशिका भित्ति में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया। देखिए, भारत सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है और ये जो योजना है भारत सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की है, इसलिए आपको याद रखना है। ये योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार, बढ़ाईगिरी, इसके अलावा मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगर हैं इनको तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया। इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? इसको हेलोजन तत्व बोला जाता है। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन आवर्त सारणी में समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह है। हेलोजन तत्वों में फ्लोरीन F, क्लोरीन Ci, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटीन AT, टेनसीन TS है, ये शामिल है। हेलोजन तत्व अधातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 51A भारत की संप्रभुता, एकता और देश को बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। तो अखंडता आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंटरग्रिटी। क्लियर है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा शामिल किया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है जो वैधानिक कर्तव्य है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। तो मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पीछे का जो विचार है, नागरिकों द्वारा प्राप्त व्यापक मौलिक अधिकारों के बदले में उनके दायित्व पर जोर देना था। अगला है, कौन सा बैंक आरबीआई से संबंधित है? विच बैंक बिलोंग टू आरबीआई? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका। एग्जैक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? तो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक आरबीआई की एक सहायक कंपनी है। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी आवास वित्त उद्यमों के समग्र विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए भारत सरकार का यह भारत का सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शासित है। 1987 का राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम जो है 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। यहाँ पर हमने सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं, इनकी संख्या 25 हो चुकी है आपकी पूरी की पूरी। देख सकते हैं 25 जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पर पूरे के पूरे हमने 100% ऑथेंटिक आपको कवर करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज सेकेंड शिफ्ट में। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड शिफ्ट की ओर। थर्ड शिफ्ट के भी 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि यहाँ पर A to Z डिटेल आपको मिलेंगे। देखिए, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, हम्पी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव कर्नाटक के हम्पी में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव अक्टूबर-नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ये जो उत्सव है विजयनगर साम्राज्य की धूमधाम और भव्यता और महिमा को दर्शाता है। ये उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जाता है, इसलिए ये जो है भारत के सबसे पुराने
यानी कि उत्सव में से एक ही ये है। और इस उत्सव में नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन बेसिकली देखने को मिलता है। इस उत्सव में कठपुतली शो, आतिशबाजी और शानदार जुलूस भी होता है। गाइस ये हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, सिर्फ उन 50 रुपए की मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट इसमें मिल रहा है। एक टेस्ट 1 रुपए में यहाँ पर आपको 10 से ज्यादा टेस्ट, 10+ टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सस्ती टेस्ट सीरीज है, कितनी कम प्राइस आप सभी की डिमांड पर आप सभी के लिए हमने की है। और अगर अभी आप नए नए हमसे जुड़े हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? अगर आपके एग्जाम में 2-4 दिन का भी टाइम है गाइस, तो आप अच्छे से टेस्ट लगा कर जाइएगा। 100% यहाँ से कह सकते हैं कि आपके जो है कितना भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ से आपको बेनिफिट जरूर से होगा अगर आपने अच्छे से इसको क्लिक कर लिया तो। और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी, स्पेशल ऑफर में काफी कम प्राइस में ये मिल रही है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो नंबर पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? इनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष द हंग्री टाइड के लेखक, पुस्तक के लेखक है। द हंग्री टाइड भारत में जन्मे लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया चेटिया उपन्यास है इनका। और इसने कथा के लिए 2004 का एच क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जो है ये भी बेसिकली जीता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये दिल्ली में आयोजित हुए थे 2010 में राष्ट्रमंडल खेल। देखिए भारत में दिल्ली ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। 2022 राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें आधिकारिक तौर पर, ये 22 है ना, 22 राष्ट्रमंडल, 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे 2022 के। और यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगर 2018 राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। तो इन सभी को आप एक नजर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2023 किस देश में हुआ? तो ये हुआ दुबई में। अंडर 19 एशिया कप 2023 दुबई में 8 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हुई थी, जिन्हें 2 ग्रुप में बेसिकली बांटा गया, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल की टीमें थी। बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, जापान की टीमें थी। बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को फाइनल में हराकर पहली बार अंडर 19 महिला, देखिए अंडर 19 माफ कीजिएगा, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो अंडर 19 एशिया कप 2023 का जो आयोजन है यूएई में किया गया 8 से 17 दिसंबर के बीच में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डोलू कुनीता किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक का करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्य रूप से कर्नाटक जो राज्य है इसमें लोकप्रिय डोलू कुनीता एक लोक नृत्य है जो ड्रम डोलू के साथ किया जाता है। ये एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं और इसके माध्यम से बीरेश्वर देवता की पूजा की जाती है। प्रत्येक सदस्य ड्रम को पहनता है और ड्रम की ताल पर नृत्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, प्राइड स्कीम कहाँ शुरू की गई? तो ये बेसिकली अलग अलग स्टेट है। अब एग्जैक्ट तो हम यहाँ पर ऑप्शंस मिलते तो हम आपको एग्जैक्ट बता पाते, हो सकता है क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक स्कीम है माई सिटी माई प्राइड, अगर इसकी बात की गई तो पंजाब रहेगा। और टी प्राइड, TS प्राइड इसका नाम है। इसका पूर्ण रूप है दलित उद्यमियों के तीव्र उद्भव हेतु तेलंगाना जो राज्य है कार्यक्रम, तो तेलंगाना का है ये वाला। और ये माई स्कूल माई प्राइड ये जो है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है या शुरू किया है। तो इन तीनों में से आपका एक बना होगा। अगला है, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक जिला है और इसका प्रशासनिक जो मुख्यालय है ये भी ये है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर कपास के खेतों से घिरा हुआ है और यहाँ वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। कोयम्बटूर में तमिलनाडु की सबसे ज्यादा कपास मिलें देखने को मिलती है। अगला है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में एलन ऑक्टिवियम ह्यूम के द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा की गई थी और उन्हें जो है इस पार्टी का मुख्य नायक माना जाता था। AO ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है 1885 बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल से संस्कृत पाठशाला थी, इसमें आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के 2023 में MD और CEO आपसे पूछा है कौन थे? 2000 यहाँ पर 23 की बात की जा रही है ना। तो 2023 में थे राजेश गोपीनाथन। अब क्या किया इन्होंने, 2023 में ही इस्तीफा दे दिया। फिर किसको बनाया गया? फिर बनाया गया के कृतिवासन को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है 2023 के तो आपका राजेश गोपीनाथन रहेगा। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आपका के कृतिवासन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
और रिसेंट में अगर पूछा है कि वर्तमान में, तो भी आपका के कृतिवासन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं, यही बने के कृतिवासन। तो आपको याद रखना है नाम, राजेश गोपीनाथन जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। तो आप याद रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी वर्तमान में है के कृतिवासन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के सीईओ। अगला है केक का कर्तव्य क्या है ना, क्या कर्तव्य होता है केक का, व्हाट इज द केक्स ड्यूटी। तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना इसका कर्तव्य है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के से जुड़े कुछ ये प्रमुख काम है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, संघ और राज्यों और केंद्र प्रदेशों की प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करना, भारत की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से जुड़े सभी व्ययों का लेखा जोखा करना, केंद्र के खातों से जुड़ी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना, ये सारी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन बने किसकी आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम करेक्ट आंसर आएगा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए कैल्शियम की जो आवश्यकता है ये नहीं होती है। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपर्याप्त वर्षा किस राज्य के केंद्र प्रदेश में होती है, तो ये लेह, जैसलमेर, कच्छ, सौराष्ट्र तट, तमिलनाडु के रायलसीमा क्षेत्र में सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश में होती है, या 50 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पर होती है, इसलिए अपर्याप्त वर्षा इसको कहा जाता है। तो लेह जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन यह जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। राजस्थान के जैसलमेर में भी सालाना जो है कम वर्षा होती है, कच्छ और सौराष्ट्र तट पर भी कम वर्षा होती है, और तमिलनाडु का जो रायलसीमा क्षेत्र है यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। तो यहीं से आपको ऑप्शन आई थिंक मिला होगा। अगला क्वेश्चन है ओडिशा नर्तक या ओडिसी नर्तक पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि ओडिशा डांसर नृत्य से। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये ओडिशा के कुछ नर्तक हैं, जैसे केलुचरण महापात्र हो गए, सुजाता महापात्र, सोनल मानसिंह, मंजुक्ता पानीग्राही, इसके अलावा कुमकुम मोहंती और अरुणा मोहंती। इन सभी में से ही आपको आई थिंक ऑप्शन मिला होगा, तो इन देख के पहचान लीजिएगा क्या किस तरह के ऑप्शन आपको दे रखे थे। केलुचरण महापात्र एक महान शिक्षक थे, और उन सभी देखिए अभी भी उन लोगों के दिलों में जीवित है जो उड़ीसा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अनुसरण करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। केलुचरण महापात्र कई कीमती पुरस्कारों और गौरवशाली विजेता भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन में पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन एक वैसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब खनिजों और पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के कारण पानी में के किसी भी हिस्से में शैवाल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया शैवाल के जीवाणु क्षरण के बाद जल निकाय के ऑक्सीजन की कमी के रूप में समाप्त हो सकती है। इसका जो एक उदाहरण है शैवाल प्रस्फुटन है, तो आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपए में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है, बेस्ट चांस है, काफी कम प्राइस है आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए। 1 रुपए में आपको कितने 10 से भी ज्यादा टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी सस्ती और टिकाऊ टेस्ट सीरीज आपके लिए है, जो कि प्राइस में बिल्कुल ना के बराबर आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर अपन टेस्ट वाइज देखें तो 1 रुपए में कितने टेस्ट आ रहे हैं, 10 से भी ज्यादा टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा ये एसएससी जीडी की हमारी है, ये हमारी एमपीएसआई की है, तो इन सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन का जो बटन लगा है साथ में बेल आइकन वाला, उसको आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।